हमने 3-4 ओ लिख लिया ना, कौन कौन से? एक तो ओलियम, दूसरा केरो अम्ल, उसके बाद मार्शल अम्ल, उसके बाद लिथार्ज, फिर हाइड्रोलिथ, और उसके बाद टीएनटी। टीएनटी का पूरा नाम ट्राई नाइट्रोटोलुइन, और उसके बाद टीएनबी ट्राई नाइट्रोबेंजीन, और एक डीडीटी का पूरा नाम पेराडेस। ऐसे लिखना, ये पूरा नाम पेराडेस डाइक्लोरो और डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ये लिखा है हमने। और पीछे एग्जाम में प्रश्न आया तब ये किस किस के मिलने से बनता है, ये एग्जाम में पूछा गया था। तो किस किस के मिलने से बनता है? एक तो क्लोरोबेंजीन के 2 अणु मिलेंगे और एक अणु किसका मिलेगा? क्लोरेल का। इन दोनों के मिलने से क्या है? डीडीटी का निर्माण होता है। अगला बताओ, और नाम बताओ कोई आपको याद हो, या सारे याद मुझे ही करने हैं? आरडीएक्स। अब देखो आरडीएक्स जो होता है ना, आरडीएक्स का वैसे फॉर्मूला नहीं होता। आरडीएक्स के एक विस्फोटक के 2-4 केमिकल जो उनको मिला के बनाते हैं, और इसका पूरा नाम लिख लेना। एक क्या है इसका पूरा नाम? रिसर्च डेवलपर या डेवलपिंग या डेवलप्ड एक्सप्लोजिव। और बताओ कोई जो आपको याद हो। अरे बहुत सारे ऐसे हैं यौगिकों के जिनके आपको नाम याद रखने हैं। एक देखो ये लिखा ना आपने, यूरिया। एक ये नाम 1-2 बार एग्जाम में आया हुआ है, ये पायरीन किसको बोलते हैं? CClA4। और वैसे इसका नाम क्या पूरा? टेट्रा क्लोरो मेथेन बोल दो, या टेट्रा क्लोरो, या पायरीन जो है ना, इसका यूज किस में होता है? हाँ, तो ये आग बुझाने के अंदर काम में लेते हैं। इलेक्ट्रिक लाइट जो होती है ना, उससे लगी हुई आग है, उसको बुझाने के लिए, आग बुझाने में इसका यूज होता है टेट्राक्लोरोमेथेन। या वैसे इसका एक नाम और क्या है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी कहते हैं इसको। कार्बन टेट्रा क्लोराइड बोल दो, या टेट्राक्लोरोमेथेन बोल दो। और इसका व्यापारिक जो नाम है ना, व्यवसायिक नाम, वो क्या है? पायरीन है। और आग बुझाने में इसका यूज किया जाता है। लिख लिया? अगला देखो, एक ये CHACl3 किसका नाम है? ये किसका फॉर्मूला है? क्लोरोफॉर्म। तो अगला लिखो, क्लोरोफॉर्म लिखो, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म फॉर्मूला CHCl3 ट्राइक्लोरोमेथेन। वैसे पूरा नाम क्या होगा? वैसे ट्राइक्लोरोमेथेन या कार्बन ट्राइक्लोराइड। और इसका यूज किस में होता है? निश्चेतक के रूप में, बेहोश करने में, एनेस्थीसिया के रूप में इसका यूज होता है। निश्चेतक के रूप में, निश्चेतक के रूप में इसका उपयोग। और कई बार ये आता है कि अगर क्लोरोफॉर्म खुली रह जाए, हवा में खुली रही क्लोरोफॉर्म का उपयोग निश्चेतक के रूप में नहीं करना चाहिए। कारण क्या है? अगर क्लोरोफॉर्म खुली रह गई ना, तो क्या करती है? वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेती है, और इसके ऑक्सीडेशन से एक विषैली गैस बनती है ये। और इस गैस का नाम क्या है? फास्जिन। क्या नाम है? फास्जिन, जिसका उपयोग विश्व युद्ध में युद्ध गैस के रूप में, इसको वार गैस बोलते हैं, युद्ध गैस के रूप में इसका यूज किया गया था। फास्जिन बोल दे,
या कार्बोनिल क्लोराइड भी कह सकते हैं इसको। इसका एक नाम और क्या है? कार्बोनिल क्लोराइड। अगला लिखो फास्जिन, और फास्जिन का लिखो फॉर्मूला, और क्या बोलते हैं इसको? वार गैस, युद्ध गैस कहते हैं इसको। वार गैस या युद्ध गैस कहा जाता है। लिख लिया? एक ये लिखो शुष्क बर्फ, एक तो गिल्ली बर्फ। गिल्ली बर्फ कौन सी? घरों में काम में ली जाने वाली H2O वाली। और एक है शुष्क बर्फ, किसको बोलते हैं? ठोस CO2। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कम ताप व अधिक दाब पर दबाएं तो पहले धीरे धीरे क्या ये सॉलिड के अंदर यानी रुई के समान ठोस में कन्वर्ट हो जाएगी ये, और बिल्कुल ठंडी होती है ये, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? शुष्क बर्फ कहा जाता है। किसको? ठोस CO2 को। और बताओ, कल कहा था 5-5 नाम याद करके आने हैं। साबुन फिर आगे अलग कराएंगे, साबुन का, डिटर्जेंट का, उनके सबके अलग अलग फॉर्मूले हैं। साबुन है ना, सोडियम है, स्टेरेट को बोलते हैं साबुन, वैसे अलग लिखाएंगे बाद में। और बताओ कोई? साइनाइड, CN को बोलते हैं साइनाइड, तो KCN लिख दो, पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड। KCN, पोटेशियम साइनाइड यानी KCN। और बताओ, व्यवहारिक जीवन में काम में आने वाले यौगिक हैं? हाँ, कुछ ही एस, 2-4 एस लिखो। एक लिखो गेलेना, गेलेना। एक लिखो हेमेटाइट, एक लिखो मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। एक नाम लिखो बॉक्साइड, एक लिखो कॉपर पायराइटिस, कॉपर पायराइटिस। गेलेना किसको बोलते हैं? PBS, लेड सल्फाइड को बोलते हैं, लेड सल्फाइड, ये गेलेना है। और ये लेड सल्फाइड जो है ना, ये किसका अयस्क है? शीशे का अयस्क है। ये किसका है? शीशे का अयस्क, Pb का अयस्क है ये, ओर्स, अयस्क यानी ओर्स, ये शीशे का अयस्क है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों किसके है? ये दोनों लोहे के अयस्क है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। हेमेटाइट में अब देखो, हेमेटाइट H आता है पहले नाम में, मैग्नेटाइट में M, तो छोटा कौन सा है? H पहले आता है, M क्या है? बाद में बड़ा आता है। इसलिए पहले वाले में Fe कम लगाने, इसमें Fe क्या लगाने हैं? ज्यादा लगाने हैं। तो यहाँ Fe2O3 और यहाँ लगाना है Fe3O4, एक एक ज्यादा करना है ये। और ये दोनों क्या है? लोहे के अयस्क है ये। आयरन, आयरन के अयस्क है, और मुख्य रूप से हेमेटाइट ही काम में लेते हैं लोहे के निष्कर्षण में। बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क है ये, Al2O3 2H2O, ये एल्यूमिनियम का अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है ये, एल्यूमिनियम का अयस्क है। कॉपर पायराइटिस किसका? ये कॉपर का, CuFeS2, ये कॉपर तांबे का अयस्क है ये कॉपर का अयस्क है।
लिख लिया। तो गैलेना शीशे का, हेमेटाइट मैग्नेटाइट लोहे के अयस्क हैं, बॉक्साइड एल्यूमिनियम का है, कॉपर पायराइटिस कॉपर तांबे का अयस्क है। एल को सिनेबार, सिनेबार, और ये कई बार पूछा गया एग्जाम में सिनेबार का। HGS किसका अयस्क है ये? मरकरी का अयस्क है ये, मरकरी का अयस्क। ये मरकरी का अयस्क। इसी प्रकार से एक आता कई बार नाम ये एल्यूमिना, ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, ये एल्यूमिना बोलते हैं जिसको, Al2O3, ये एल्यूमिना है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। और बताओ, सिलिका मिट्टी, मिट्टी या इसको क्या बोलते हैं? सिलिका। और मिट्टी का फॉर्मूला SiO2। भारी जल, हाँ बोलो। और किसको बोलते हैं भारी जल? D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ये भारी जल है। और बताओ, है आयरन पायराइटिस, जहां लिखा ना CuFeS2 वहां FeS2 हो जाएगा, आयरन पायराइटिस। आयरन पायराइटिस FeS2, ये लोहे का अयस्क है, ये आयरन पायराइटिस। और बताओ, और बताओ, मार्स गैस, हाँ। और बताओ, फटाफट बोल दो एक बार, मार्स गैस। और हास्य गैस, हाँ गैस आनी शुरू होगी ना अब। हास्य गैस, लाफिंग गैस, अश्रु गैस, और मस्टर्ड गैस, जल गैस, हाँ जल गैस या भाप अगार गैस, वाटर गैस बोलते हैं इसको, भाप अंगार गैस। इसी प्रकार प्रोड्यूसर गैस। मार्स गैस मतलब मीथेन। मार्स में क्या होता है? दलदल। तो दलदल में पाई जाने वाली गैस है ये। कहाँ मिलती है? मुख्य रूप से दलदल में पाई जाने वाली गैस। देखते हो आप फिल्मों में दलदल में बुलबुले निकलते हुए दिखाते हैं ना, तो कौन सी गैस के दिखाते हैं? मीथेन के, मार्स गैस, हास्य गैस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इसके दो नाम याद रखने हैं। एक तो ये तो है नाइट्रस ऑक्साइड, क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। और पीछे इसका एक छोटा भाई और है, उसका आया था फॉर्मूला। ये तो नाइट्रस ऑक्साइड है, एक होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये थोड़ा अलग से याद रखना आपको। वो नाइट्रस है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड अलग है। अश्रु गैस में अब देखो अलग अलग आते हैं। एक तो आता है ब्रोमो एसीटोन को काम में लेते हैं अश्रु गैस के रूप में। किसको? ब्रोमो एसीटोन। इसको आप यूं कह सकते हो, फॉर्मूला लिखना चाहे तो। याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं है, याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ नाम याद कर लो।
असुर गैस का एग्जाम में सिर्फ नाम ही आता है, फॉर्मूला नहीं पूछते। असुर गैस या ब्रोमोएसीटोन, या एक नाम और आता है इसके लिए, क्लोरोएसिटोफिनोन। क्लोरोएसिटोफिनोन, ये इसको अश्रु गैस के रूप में काम में लेते हैं, क्लोरोएसिटोफिनोन को। ये है, याद करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से ये क्लोरोएसिटोफिनोन और या आ जाए ब्रोमोएसीटोन, ये इन दोनों का यूज क्या है, अश्रु गैस के रूप में ही करते हैं। फिर अगला मस्टर्ड गैस, इसको युद्ध गैस भी कहते हैं। पीछे लिखा ना आपने, फास्जिन गैस, वो भी वार गैस थी, ये भी युद्ध गैस है। और इसका फॉर्मूला यहां लिख रहा हूं, देखना, सूत्र याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। ये बड़े बड़े फॉर्मूले हैं ना, ये याद करने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में ये सूत्र नहीं पूछे जाते। मस्टर्ड गैस, जल गैस या भाप अंगार गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण कहलाता है जल गैस या भाप अंगार गैस। प्रोड्यूसर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण कहलाएगा प्रोड्यूसर गैस। ये तो नाइट्रस ऑक्साइड था ये वाला, और अगर NO कर देना, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। NO है ना, इसका मतलब ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, और ये ऊपर वाला क्या था, नाइट्रस ऑक्साइड था। लिख लिया? और बताओ दो चार नाम और जो आपको याद हो, थोड़ा सोचो, याद करो। और बताइए दैनिक जीवन में काम में आने वाले यौगिक, उनके नाम और उनके सूत्र। हाँ बताओ, इतना ही काम आवेगी, आगे कर दो इसको। हाँ लिख लो लिख लो, और याद कर लो, थोड़ा दिमाग पे जोर दो, 5-4 नाम और आ जाएंगे, कोशिश करो करो। एक लिखते हो आप, फिनाइल, फिनोल लेते हो काम में, पोचा पचा मारने में, है ना। आगे कर दूं क्या? अगला देखो, एक और लिखो, फिनोल। और फिनोल में C6H5OH, ये फिनोल, ये कीटाणुनाशी या सूक्ष्मनाशी के रूप में काम आता है, ये सूक्ष्म जीवों को मारने में। डिटोल तो मिश्रण है, डिटोल, डिटोल जो होता है ना, वो क्या है, मिक्सर है या मिश्रण है ये। क्लोरोजाइनिलोल, क्लोरोजाइलिनोल, व ट्रिपिनियोल, इनका मिश्रण है ये। इनका मिश्रण, इसको डिटोल बोलते हैं, डिटोल। अब बताओ, और बताओ। द्रव नाइट्रोजन तो N2 ही है। द्रव नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन को द्रव में चेंज कर दिया, द्रव नाइट्रोजन होगी, द्रव ऑक्सीजन, द्रव हाइड्रोजन। वो सारे अधिक दाब और कम ताप पर गैस को दबाए ना, तो गैस क्या लिक्विड अवस्था में बदल जाती है। और बताओ, कितने लोग बैठे हो, दिमाग में कम से कम 2-4 फॉर्मूले दोहराने चाहिए। हाँ
ग्लिसरीन, ग्लिसरीन या ग्लिसरोल, इस तरह से। और बताओ, ग्लूकोज, अब की बार आया ना ये, तुरंत शक्ति के लिए ग्लूकोज। फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। हाँ, ग्लूकोज आते ही 3-4 नाम और आगे अब। हाँ, फ्रक्टोज, लेक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, स्टार्च, सेलुलोज, मिटा दूं? आगे कर दूं इसको? आगे देखो 2-3 नाम और। फ्रक्टोज नाम आ जाए, ग्लूकोज आ जाए ना, तब तो याद रखना तुरंत शक्ति के लिए किसका यूज करते हैं? ग्लूकोज का। फ्रक्टोज है ना, इसका फॉर्मूला सेम ग्लूकोज के समान ही है, केवल संरचना में अंतर है। ग्लूकोज तो एल्डिहाइड है और फ्रक्टोज क्या होता है? कीटोन होता है। बाकी संरचना में थोड़ा अंतर है, बाकी दोनों का फॉर्मूला सेम है। और इसको क्या बोलते हैं? फ्रूट शुगर, फल शर्करा कहते हैं। और अगर ये आ जाए ना, सबसे मीठी शर्करा का नाम बताओ, तब किसका आएगा? फ्रक्टोज ही आएगा, सबसे मीठी शर्करा। सबसे मीठी शर्करा है ये फ्रक्टोज। एक देखो माल्टोज, माल्टोज। ऐसे 1-2 नाम बताओगे ना तो 2-4 नाम और निकल आएंगे फिर। लेक्टोज, सुक्रोज, सुक्रोज, माल्टोज। अब तीनों का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, तीनों का सूत्र है ना, ये बिल्कुल सेम है। C12H22O11, इसका भी C12H22O11, इसका C12H22O11। और तीनों ही क्या है? डाइसैकेराइड है तीनों। क्या है तीनों? ये डाइसैकेराइड है। और ग्लूकोज फ्रक्टोज क्या है? मोनोसैकेराइड थे। ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या थे? मोनोसैकेराइड। ये तीनों है डाइसैकेराइड। माल्टोज में तो क्या होते हैं? 2 अणु किसके होंगे? किसके? 2 अणु ग्लूकोज के जुड़ने से बनता है माल्टोज। लेक्टोज में एक तो ग्लूकोज प्लस एक ग्लेक्टोज के जुड़ने से बनता है लेक्टोज। और सुक्रोज जो है ना, ग्लूकोज सब में रहेगा एक एक, तो एक ग्लूकोज प्लस एक फ्रक्टोज का अणु जुड़ जाए तो सुक्रोज बनता है। और माल्टोज है ना, इसको बोलते हैं मांड शर्करा। चावल में पाए जाने वाली शर्करा का नाम क्या नाम है? मांड शर्करा, यानी माल्टोज चावल में पाई जाती है। लेक्टोज, इसको मिल्क शुगर बोलते हैं। दूध में पाई जाने वाली शर्करा का नाम बताओ, तो ये मिल्क शुगर है लेक्टोज। और सुक्रोज, इसको बोलते हैं केन शुगर, गन्ने में पाए जाने वाली शर्करा। जो घरों में चीनी खाते हैं हम, वो क्या है? यही सुक्रोज है। फिर एक स्टार्च, एक सेलुलोज। स्टार्च और एक है सेलुलोज। दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, C6H10O5N संख्या में जुड़ जाएं, क्योंकि ये बहुलक है, बड़े अणु है ये। दोनों का फॉर्मूला सेम है। स्टार्च है ना,
ये तो अल्फा डी ग्लूकोज के जुड़ने से बनता है, अल्फा डी ग्लूकोज। ये एक लंबी श्रृंखला में जुड़ते जाएं तब तो स्टार्च बनता है। और अगर बीटा डी ग्लूकोज लंबी श्रृंखला में जुड़ जाएं तब क्या बनता है, सेलुलोज का निर्माण होता है। दोनों का फॉर्मूला सेम है, दोनों ही मैक्रोमोलिक्यूल यानी वर्त अणु है। बहुत संख्या में ग्लूकोज की इकाइयां जुड़कर स्टार्च और सेलुलोज का निर्माण करती है। और बताओ कोई नाम है, जल्दी लिखो इसको, तो आगे और सोचो नाम, एक दो नाम और है। हाँ, पीवीसी, PAN, PS, टेफ्लॉन, यानी इनके पूरे नाम आने चाहिए आपको। एक ये बाद में अलग करवा देंगे, ये आपके है ना, अलग से पॉलीमर वाला अलग से पढ़ाएंगे थोड़ा, तब बताएंगे। लेकिन एक दो नाम, पूरे नाम है वो याद रख लो। आप लिख लिए, ये उतार लिया क्या, दिख रहा है उधर से, उतार लिया। इसके बाद देखो दो तीन नाम है ना, ये पूरे पूरे याद होने चाहिए। पीवीसी, पॉली वाइनिल क्लोराइड, पॉली वाइनिल क्लोराइड, PAN, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल, PS, पॉली स्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन, एक PTFE, पॉली टेट्राफ्लोरो एथीन, पॉली टेट्रा फ्लोरो एथीन। और वैसे इसका नाम क्या है, क्या बोलते हैं इसको, इसको टेफ्लॉन कहते हैं। बर्तन जो आते हैं ना नॉन स्टिकी, जिनके अंदर खाना चिपकता नहीं है, उनके अंदर एक पतली सी परत लगाते हैं अंदर, एक प्लास्टिक की सी, जिससे खाना चिपकता नहीं है, वहाँ किसका यूज करते हैं, टेफ्लॉन काम में लिया जाता है, ये याद रखना है। और बताओ 20-30 हो गए क्या, ये हैं, ज्यादा हो गए क्या? तो ये तो थोड़े से आपको नाम याद रखने हैं, याद कर लोगे ना, ये एक दो बार रीडिंग लगाओ तो याद हो जाएंगे, इतनी महाभारत नहीं है ये, ठीक है ना। तो एक तो यौगिक है क्या, यौगिक में आपको याद है कि पॉइंट रखना है कि तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलकर किसका निर्माण करेंगे, यौगिक का निर्माण करेंगे। और याद रखना यौगिक जो है यह पदार्थ का शुद्ध रूप है, दो ही शुद्ध है, एक तत्व है और दूसरा यौगिक। ये दो पदार्थ के शुद्ध रूप होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, अशुद्ध होते हैं। तो यौगिक शुद्ध रूप है, ध्यान रखना, एक पॉइंट लिख लो नीचे अलग से, यौगिक पदार्थ का शुद्ध रूप है, यौगिक पदार्थ का शुद्ध रूप है, पदार्थ का शुद्ध रूप है। तो शुद्ध में दो ही नाम आएंगे, एक यौगिक का और एक इसका आएगा तत्व का। बाकी मिश्रण वगैरह आ जाए ना, वो सारे कौन से हैं, अशुद्ध रूप होते हैं। तो यहां तक अपना ये कंपाउंड यानी यौगिक वाला हो गया। तो यौगिक है क्या, अणु सूत्र कैसे निकालते हैं, मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालते हैं, अणु भार क्या है, परमाणु भार क्या है, उनमें रिलेशन संबंध क्या है, कैसे एक मान दे दूसरा मान कैसे निकालोगे। फिर फॉर्मूला बनाने का तरीका लिखा हमने, कोई नाम लिखा हुआ आ जाए उससे आपको सूत्र बनाना हो उसका हमने तरीका लिखा है। फिर कुछ एक फॉर्मूले लिखे हमने जिनके आपको नाम और उनके सूत्र याद होने चाहिए। इसके बाद अगला लिखो हेडिंग, अलग से लिखो, अगला हेडिंग लिखो पदार्थ। या बोलते मैटर, पदार्थ या मैटर।
और किसको बोलेंगे पदार्थ? आप अपने चारों तरफ आपको जो चीजें सब दिखाई दे रही है ना, वो सारे क्या है? पदार्थ ही है। यानी अपने चारों तरफ उपस्थित वे सभी वस्तुएं जिनको हमारी ज्ञानेंद्रियाएं महसूस कर सकती है, वो सारा किस में आएगा? पदार्थ में आएगा। कि जैसे टेबल दिख रही है, पदार्थ है। बोर्ड दिख रहा है, पदार्थ है। जो दिख रहा है वो पदार्थ है, जो नहीं दिख रहा है उसको महसूस कर सकते। जैसे हवा आ रही है, वायु है ना, वायु को हम देख नहीं पा रहे हैं, फिर भी हमारी आंखें लगती है तो हमें महसूस होती है कि हवा चल रही है। तो वायु भी क्या है? कि पदार्थ का रूप है एक। तो जिनको हम महसूस कर सके हमारे ज्ञानेंद्रिय, उनको क्या बोलते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो इसमें एक लाइन लिखो पहले पदार्थ की, और लिखो हमारे चारों तरफ उपस्थित, हमारे चारों तरफ उपस्थित चारों तरफ उपस्थित वे सभी वस्तुएं जिन्हें हमारी ज्ञानेंद्रियाएं महसूस कर सकती है, पदार्थ कहलाता है। महसूस कर सकती है, पदार्थ कहलाता है। और ये पदार्थ जो है ना, इस पदार्थ को हम अलग अलग प्रकार से बांट सकते हैं। अगला लिखो हेडिंग, पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण। और इसको बांटने के दो आधार है। देखो ऐसे बांट सकते हैं, एक तो पदार्थ के केमिकल कंपोजिशन के बेस पे, रासायनिक संगठन के आधार पे पदार्थ के प्रकार करें। रासायनिक संगठन के आधार पर, और एक है भौतिक अवस्था के आधार पर। एक होता है भौतिक अवस्था के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था के आधार पर। और रासायनिक संगठन के आधार पर इसके दो प्रकार हैं। एक तो क्या है? शुद्ध पदार्थ, प्योर कौन सा है वो, और एक क्या होता है? अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध में याद रखने आपको दो नाम, कौन कौन से? एक नाम तो तत्व जिसको हमने पीछे पढ़ा है, और एक नाम किसका आता है? यौगिक का। यौगिक। अशुद्ध में याद रखना आपको मिक्सर यानी मिश्रण, यह पदार्थ का अशुद्ध रूप है। और फिर भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ के हम तीन प्रकार करेंगे, गैस और द्रव्य, और इसके अलावा तीसरा कौन सा है? ठोस। ये पदार्थ की तीन अलग अलग अवस्थाएं पढ़ेंगी। तो ये दो पॉइंट याद रखने हैं। पदार्थ का शुद्ध रूप कौन सा है? तत्व और यौगिक पदार्थ का शुद्ध रूप, और मिश्रण क्या होता है? पदार्थ का अशुद्ध रूप कहलाता है। नीचे इसी प्रकार से बना लो एक बार। पदार्थ के वर्गीकरण में दो प्रकार है बांटने के, रासायनिक संगठन के आधार पे बांटेंगे, और दूसरा बांटेंगे इसको भौतिक अवस्था के आधार पे बांटेंगे। रासायनिक संगठन के आधार पे दो प्रकार है, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध में तत्व और यौगिक आएंगे, अशुद्ध में क्या आएगा? मिक्सर यानी मिश्रण आएगा। और भौतिक अवस्था में दो है, ये तीन है, गैस, द्रव और ठोस। ये तीनों याद रखनी है। लिख लिया। और तत्व के बारे में हमने पढ़ लिया है थोड़ा, यौगिक के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। इसके बाद अगला लिखो हेडिंग, मिश्रण।
तो भौतिक अवस्था के आधार पे गैस, द्रव और ठोस, 3 नाम लिखने हैं। इनके बारे में आगे अलग से पढ़ेंगे हम। पदार्थ की 3 अवस्थाएं, इनकी प्रॉपर्टीज यानी गुण कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से, किस में कौन कौन सी बातें याद रखनी है, वो करेंगे। पहले लिखो आप मिक्सर यानी मिश्रण, लिखो मिश्रण। मिश्रण यानी मिक्सर। और मिश्रण नाम से आपके समझ में आ रहा है, मिश्रण का मतलब जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थ मिले रहें, मिला हुआ रूप हो, वो क्या कहलाएगा, मिश्रण कहलाएगा। अब यहां पर एग्जाम में प्रश्न जो आते हैं ना, वो मिश्रण के प्रकार पे आते हैं। प्रकार में क्या करेंगे, आपसे कोई एग्जाम्पल पूछ लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण का उदाहरण है, या कौन सा विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है, होमोजीनस या हिट्रोजीनस, इस तरह से पूछ लेंगे। तब आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। अब एग्जाम्पल वैसे याद करोगे तो भूल जाओगे आप। तो समांगी में कौन से गुण याद रखने हैं जिससे मिश्रण समांगी बनता है, और विषमांगी में किस तरह से कौन सा आपको विषमांगी दिखाई देगा, तो इसमें एग्जाम्पल थोड़े से देखने हैं अभी। तो मिश्रण के 2 प्रकार करेंगे, समांगी और विषमांगी। पहले लिखो मिश्रण है क्या, एक लाइन लिखना, और इसमें लिखो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिला हुआ रूप। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिला हुआ रूप। मिला हुआ रूप मिश्रण कहलाता है। और मिश्रण 2 प्रकार का होता है। मिश्रण 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 समांगी मिश्रण यानी होमोजीनस, समांगी मिश्रण। और दूसरा कौन सा है, विषमांगी मिश्रण, हिट्रोजीनस। विषमांगी मिश्रण, एक तो समांगी, दूसरा क्या है, विषमांगी। अब देखो समांगी और विषमांगी में अंतर क्या है, यानी जब मिश्रण बनाए तब जो अवयव जिनके मिलने से मिश्रण बनाए, तो वो अवयव जो है इस प्रकार से मिल जाए जिनको आप अलग अलग करना या उनको अलग अलग देखना संभव नहीं हो। कि जैसे अगर आप जल में चीनी मिलाएं, और जल में चीनी मिलाने के बाद चीनी का बन गया विलयन, तो पहले पानी था, अब भी पानी वैसा ही दिखाई देगा जैसे पहले था। अब चीनी जो है ना, उस पानी में हर भाग में समान रूप से फैल गई है। अगर आप पानी को ऊपर से चेक करो, टेस्ट करो उसका, तो क्या लगेगा आपको, मीठा। उसको चाहे आप नीचे से निकाल लो गिलास के, तब भी क्या लगेगा आपको, मीठा। इसका मतलब वह चीनी उस जल में हर भाग में समान रूप से क्या होगी, फैल गई है। तो मतलब जिस मिश्रण में अवयव जो जिनसे मिश्रण बना है मिलने से, प्रत्येक अवयव हर एक भाग में समान रूप से क्या रहे, फैला रहे, वो कौन सा कहलाएगा, समांगी मिश्रण कहलाएगा। जल में चीनी घोल दो, जल में नमक घोल दो, कौन सा बनेगा, समांगी बनेगा। इसी प्रकार से विषमांगी में क्या है, जिस मिश्रण में प्रत्येक अवयव जो मिला है उस अवयव का प्रत्येक भाग में संगठन समान नहीं होता। कि जैसे मिट्टी में आप चीनी मिला दो तो आपको अलग दिख जाएगी, मिट्टी अलग और चीनी अलग। तो चीनी हर जगह मिट्टी में समान रूप से फैली हुई नहीं रहेगी। या कह दे जल के अंदर आप मिट्टी घोल दो, कुछ देर घूमती रहेगी, उसके बाद इधर पेंदे के अंदर क्या हो जाएगी, बैठ जाएगी। तो वह मिट्टी उस जल में हर भाग में समान रूप से नहीं रही, ऊपर कम है, नीचे क्या आ गई, ज्यादा आ गई। तो वो कौन सा बन गया, वो बन गया विषमांगी मिश्रण। तो समांगी में प्रत्येक भाग का संगठन समान रहे, वो तो समांगी। और जिसमें प्रत्येक भाग का संगठन समान नहीं रहे, वो कौन सा है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। और इसके एग्जाम्पल करेंगे हम, वही उदाहरण आपको मेन याद रखने हैं कौन कौन से हैं वो। तो पहले लिखो मिश्रण के 2 प्रकार, समांगी और विषमांगी। फर्स्ट लिखो पहला हेडिंग लिखो समांगी मिश्रण। फर्स्ट लिखो पहला हेडिंग
समांगी मिश्रण होमोजीनस, समांगी मिश्रण। और समांगी में लिखो एक लाइन, इस मिश्रण के अवयवों का यानी कंपोनेंट, अवयवों का यानी कंपोनेंट, अवयवों का प्रत्येक भाग में संगठन समान रहता है, प्रत्येक भाग में संगठन समान रहता है। इन्हें आसानी से पृथक पृथक नहीं देखा जा सकता, इन्हें आसानी से पृथक पृथक नहीं देखा जा सकता। जैसे अब एग्जाम्पल लिखो, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, उदाहरण लिखो। नंबर 1, जल में चीनी का मिश्रण, जल में चीनी का मिश्रण। नंबर 2, जल में नमक का मिश्रण, जल में नमक का मिश्रण। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछते हैं, वायुमंडलीय गैसों का मिश्रण। क्या आपको दिख रहा है क्या यहाँ कि मेरे पास ऑक्सीजन गैस ज़्यादा है, आपके पास कम है? ऐसा है? यानी वायुमंडल में गैसों की सांद्रता मात्रा हर जगह समान है, तो वायुमंडलीय गैसों का मिश्रण। अगला एग्जाम्पल लिखो, वायुमंडलीय गैसों का मिश्रण, ये भी समांगी में आएगा। एक और लिखो, जल में एल्कोहल का मिश्रण, पानी में दारू घोल दे उसका मिश्रण, जल में एल्कोहल का मिश्रण। तो यूँ थोड़ी है कि एल्कोहल अलग रह जाएगा, दारू अलग रहेगी या पानी अलग रह गया, सारा क्या है बिल्कुल पानी के अंदर क्या है समान रूप से घुला रहता है। एक और लिखो, मिश्र धातुएं, ये भी इंपॉर्टेंट है, मिश्र धातु, 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण, मिश्र धातु, ये भी कौन सा है? समांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो समांगी में कोई भी एग्जाम्पल आ जाए ना, थोड़ा सा ध्यान ये रखो कि जो आपको एग्जाम्पल दिया है और एग्जाम्पल में जो चीज़ लिखी है उनको आपस में मिलाया है, मिलाने के बाद अगर आपको यूँ लगे ना कि ये एक दूसरे में मिलने के बाद इनको अलग अलग हम पहचाने नहीं सकते, पूरा बिल्कुल मिक्स हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? हमेशा समांगी बोलेंगे। और विसमांगी में अवयव का हर भाग में संगठन समान नहीं रहता। अगला लिखो, विसमांगी मिश्रण। अगला लिखो, विसमांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण। और विसमांगी में लिख लो ऊपर वाला देख के, इस मिश्रण के अवयवों का, इस मिश्रण के अवयवों का मिश्रण के प्रत्येक भाग में संगठन, इस मिश्रण के अवयवों का मिश्रण के प्रत्येक भाग में संगठन, मिश्रण के प्रत्येक भाग में संगठन समान नहीं रहता है, समान नहीं रहता है। अर्थात अवयवों को हम अलग अलग पहचान सकते हैं, अवयवों को हम अलग अलग पहचान सकते हैं, अलग अलग पहचान सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखो, उदाहरण, जल में मिट्टी का मिश्रण, जल में मिट्टी घोल दो, जल में मिट्टी का मिश्रण।
कोमा जल में चावल का घोल, देखते हो चावल उबालने के बाद दूध या सा बना विलयन, है ना, वो हमेशा विषमांगी प्रकृति का होता है। जल में चावल का घोल, कोमा फिर लिखना ये नाम। और पीछे एग्जाम में प्रश्न भी आया था इस पे कि कोलाइडी की प्रकृति होती है, कोलाइड जो होता है ना उसकी प्रकृति कैसी होती है, विषमांगी। कोलाइड क्या होते हैं, जल में आपने चावल उबाला, उबालने के बाद बन गया आपके पास दूध या सा सफेद सा सॉल्यूशन, वो क्या एक प्रकार का क्या है, कोलाइड है वो। तो कोलाइड जो होता है वो विषमांगी प्रकृति का होता है। तो अगला लिखो कोलाइडी विलयन, अगला एग्जाम्पल कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन ये भी किस नेचर का है, ये विषमांगी प्रकृति का होता है। अगला लिखो मिट्टी व नमक का मिश्रण, मिट्टी व नमक का मिश्रण, कहने का मतलब है जिनको देखने पे यूं लगे ना, जिनको हम अलग अलग कर सकते हैं, आसानी से आप पहचान सकते हो, वो कौन सा होगा, विषमांगी। और जिनको आसानी से नहीं पहचान सके वो कौन सा होता है, समांगी। अब देखो दो या दो से अधिक मिश्रण में अवयव मिल गए, अब अगर हमें इनको अलग अलग करना हो तो वो आएगा मिश्रण के अवयवों का वापस अलग अलग करना, यानी उनका पृथक्करण करेंगे, जिसके अंदर है ना सामान्य विधियां आएगी जो हम घरों में काम में लेते हैं। जैसे करते हो ना आप कि घरों में अनाज पीसनो करो, है ना, पीसनो करो तो उस गेहूं में से कंकड़ को आप हाथ से यूं चुक चुक के बाहर निकालते हो, बिन बिन के, तो उसको क्या बोलते हैं, हस्त चयन। अलग अलग नाम आएंगे ये, हस्त चयन करना। दूसरा कई बार है ना अनाज मोटा हो, अंदर मिट्टी वगैरह या छोटे कंकड़ हो, उसको हम चालने से है ना छानते हैं, जैसे बजरी वगैरह छानते हैं कंस्ट्रक्शन के टाइम, उसको क्या बोलते हैं, चालन विधि। क्या कहते हैं, चालन। इसी प्रकार खेतों में है ना, जैसे घास फूस से अनाज को अलग करना, तो एक छाजला में यूं करके हिलावा ना जोर से, तेज हवा आती है तो फूस वगैरह वो तो आगे चला जाता है, अनाज पीछे। उस विधि का नाम क्या है, उसको बोलते हैं निष्पावन। अलग अलग नाम इनके, वो थोड़े हमारे दैनिक जीवन में काम में आने वाली विधियां है ना, उनका थोड़ा जिक्र करेंगे। उसके बाद केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन सी विधियां हैं जिससे पदार्थों का पृथक्करण होता है, उसके अंदर ऊर्ध्वपातन वगैरह है ना, आसवन है, आसवन के अलग अलग प्रकार करेंगे, 3-4 प्रकार के आसवन करेंगे। यानी क्रोमेटोग्राफी विधि कौन सी है, उनके बारे में थोड़ी सी हम हल्की हल्की क्या करेंगे, थोड़ी चर्चा करेंगे। तो कल इसमें करेंगे पदार्थों का वापस से पृथक्करण करेंगे ये।